हाँ दोस्तों, आज की कहानी है तनु चीखी। असीम दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तनु अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए बुत्त बनी बैठी थी। पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से ऐसे ही बैठी थी। एक एक पल कई कई साल की तरह बीत रहा था। उसे रह रह कर पिछले कुछ महीनों की उथल पुथल भरी घटनाएं भुलाए नहीं भूल रही थी। तनु की नौकरी जब शहर की एक बड़ी कंपनी में लगी थी तो घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साथ ही मम्मी पापा को यह चिंता भी थी कि अपने शहर से दूर उस अनजान बड़े शहर में बेटी को कैसे भेजें। आखिर वह वहां कैसे रहेगी। फिर उसने ही मम्मी पापा का हौसला बढ़ाया था और कहा था कि शहर भेज रहे हैं या जंगल में। लाखों लोगों में आपकी बेटी अकेले कैसे रहेगी। उस जैसी और भी बेटियां वहां होंगी या नहीं। जब वो लोग शहर पहुंचे तो मम्मी पापा उसे नौकरी ज्वाइनिंग कराकर और उसकी ही जैसी 3 और लड़कियों के ग्रुप में छोड़कर घर लौट आए। थोड़े ही दिनों के बाद उनमें से 2 लड़कियों के रहने का इंतजाम उनके साथियों ने कर दिया। तनु और एक दूसरी लड़की जिसका नाम प्रीति था भी इसी कोशिश में लगी थी कि रहने का कुछ ठीक से इंतजाम हो जाए तो जिंदगी ढर्रे पर आ जाए। एक दिन तनु और प्रीति कंपनी में कैंटीन से लौट रही थी तो स्मोकिंग जोन से एक लड़की ने तनु का नाम लेकर आवाज लगाई। वह ठिठक गई कि यहाँ कौन है जो उसे नाम लेकर आवाज लगा रहा है। तनु ने उधर देखा तो एक स्मार्ट सी दिखने वाली लड़की जिसके हाथ में सिगरेट थी उसे बुला रही थी। वे दोनों बिना कुछ सोचे उसके पास चली गई। मैं राधा हूँ, सुना है कि तुम रहने की जगह देख रही हो, मेरे पास जगह है। उस लड़की ने सिगरेट के धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन आप? तनु को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या बोले। ऐसी ही हूँ मैं, कल मैं इसी समय इधर ही मिलूंगी, सोचो और फैसला लो। उस लड़की ने सिगरेट का आखिरी कस जोर से खींचा और वहां से चली गई। वह दोनों उसे देखती रह गई। उन्होंने राधा के बारे में पता किया तो पता चला कि वह खुली सोच वाली लड़की है, पर है दिल की साफ। साथ ही यह भी कि वह तलाकशुदा माता पिता की इकलौती औलाद है, इसीलिए इतनी बिंदास है। उसके पास अपना फ्लैट भी है जिसे वह नए आने वालों से शेयर करती है। तनु और प्रीति को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। उन्होंने फ्लैट देखा और पसंद आने पर उसके साथ रहने लगी। एक दिन राधा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह उस दिन दफ्तर नहीं गई। जब शाम को तनु और प्रीति घर लौटी तो उन्होंने राधा के साथ एक लड़के को बैठे देखा। राधा ने बताया कि वह लड़का उसका दूर का भाई है और अब उनके साथ ही रहेगा। यह सुनकर तनु और प्रीति उस पर काफी नाराज हुई, लेकिन राधा इस बात पर अड़ी रही कि वह उसके साथ ही रहेगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वे चाहे तो अपने रहने का इंतजाम दूसरी जगह कर सकती हैं। यह सुनकर वे सन्न रह गई। इसके बाद तनु और प्रीति डरी सहमी उनके साथ रहने लगी। उन्होंने देखा कि राधा का वह दूर का भाई कुछ दिन तो बालकनी में सोता था, लेकिन बाद में वह उसके बेडरूम में ही शिफ्ट हो गया। जब उन्होंने इतराज किया तो राधा बोली, मेरा रिश्तेदार है और मेरा ही फ्लैट है, तुम्हें क्या दिक्कत है। राधा का यह रूप देखकर तनु को उससे नफरत हो गई। वैसे तनु के सीधे साहस स्वभाव के चलते राधा उससे उतनी नहीं खुली थी, लेकिन प्रीति से वह खुली हुई थी। वह उसको अपने दैहिक सुख के किस्से सुनाती रहती थी। कई बार तनु को भी यही सब कुछ दिखाती सुनाती। तनु थोड़ी असहज हो जाती। एक दिन तनु, प्रीति और राधा दोनों पर इन बातों के लिए खास नाराज हुई। आखिर में किसी तरह प्रीति ने ही बात संभाली। तनु ने उसी समय यह तय किया कि वह अब इन लोगों के साथ नहीं रहेगी। वह अगले दिन दफ्तर में पापा की तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने शहर चली गई थी। घर के लोग तनु के तय समय से 15 दिन पहले ही अचानक आ जाने से खुश तो बहुत थे, पर समझ नहीं सके थे कि वह इतने दिन पहले कैसे आई थी।
लेकिन उसने उस समय घर वालों को यह नहीं बताया कि वह किस वजह से आई थी। कुछ दिन वहां रुककर तनु वापस आ गई। उसने प्रीति को रेलवे स्टेशन से ही फोन लगाया। उसने बताया, तेरे जाने के बाद अगले दिन ही मैं भी अपने शहर चली गई थी, क्योंकि राधा और उसके भाई के साथ रहना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। मेरे घर वाले मुझे नौकरी पर नहीं जाने दे रहे हैं। यह सुनकर तो तनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, क्या ना करे। एक मन कर रहा था कि ट्रेन में बैठकर घर लौट जाए, लेकिन वह नहीं गई। तनु ने असीम को फोन लगाया। वह उसके साथ दफ्तर में काम करता था। तनु ने रोआसा होते हुए बात की तो उसने हिम्मत दी। फिर रेलवे स्टेशन आ गया। असीम ने तनु को समझा बुझाकर राधा के फ्लैट पर रहने के लिए राजी किया। वह उसे वहां लेकर भी गया। राधा और उसका भाई, जिसका नाम कुंडाल था, उनको देखकर हैरान रह गया। फिर सहज होते हुए राधा ने तनु को गले लगा लिया। अरे वाह, तू भी। राधा ने असीम की ओर देखकर उसे एक आंख मारते हुए कहा, तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तनु एकदम सकपका गई। कोई बात नहीं यार, शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, फिर मजे ही मजे। राधा बोली, तू गलत समझ रही है। तनु ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालकर सबको देने लगी। असीम कुछ समझ नहीं पा रहा था या समझकर भी अनजान बन रहा था, कहना मुश्किल था। फिर बातों ही बातों में राधा ने अपने और कुंडाल के बारे में सब कुछ बेबाकी से बताया। तनु की उम्मीद के उलट कुंडाल ने उन सबको बड़ी असहजता से लिया। जब असीम वापस जाने लगा तो उसने कहा कि वह तनु के रहने का दूसरा इंतजाम करेगा और यह भी कि तब तक वह बार बार आता रहेगा। तनु किसी तरह मन मारकर वहीं रहने लगी। हमारी कोई शादी नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे, जब जरूरत लगेगी तब कर लेंगे, ऐसे रहने में क्या बुराई है। राधा अक्सर तनु से बातें करते हुए कहती थी। तनु को कई बार यह भी लगता था कि वह सच ही तो कह रही है। एक दिन तनु शाम को दफ्तर से घर लौटी तो पाया कि राधा और कुंडाल ब्लू फिल्म देख रहे थे। तनु को लगा जैसे वह उन दोनों का बेडरूम ही हो। उनके कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। शराब की बोतल मेज पर खुली रखी थी। वो दोनों उस फिल्म में पूरी तरह डूबे हुए थे। अजीब सी आवाजें ने तनु को असहज कर दिया था। वह जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ी तो राधा ने उससे कहा, हमारे साथ बैठो और जिंदगी का मजा लो। तनु ने उसे अनसुना करके खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर यह सिलसिला चलने लगा। असीम भी अक्सर वहीं आ जाता था। तनु आखिर कब तक अपने को बचा पाती। उस पर भी उस माहौल का असर होने लगा था। अब वह भी यह सब देखने सुनने में मजा लेने लगी थी। एक शनिवार को असीम ने कहीं पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया तो तनु मना नहीं कर सकी। वह सारा दिन मजे और मस्ती में बीत गया। रात होते होते बादल घिरने लगे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी और वह अपने शहर की ओर चल दिए। तनु के मना करने के बावजूद असीम उसे घर तक छोड़ने आया था और आते ही सोफे पर पसर गया था। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई थी। तनु ने असीम को थोड़ी देर सोने दिया, फिर उसे जगाकर वहां से जाने को कहा। इतने में टेलीविजन पर उनके फ्लैट के पास वाले माहौल में बम धमाका होने की खबर आई। पुलिस हरकत में आती तब तक वहां दंगा शुरू हो गया था। राधा और कुंडाल खुश हो रहे थे कि दंगा होने से कंपनी से छुट्टी मिलेगी और वह मजे करेंगे। असीम वहां से ना जा पाने के चलते बेचैन था और तनु उससे भी ज्यादा परेशान थी कि आखिर रात को वह कहाँ रुकेगा। असीम ने जाने की कोशिश की और तनु ने उसे भेजने की,
पर पुलिस ने शहर के हालात का हवाला देकर उसकी एक नहीं सुनी। उसे वहीं रुकना पड़ा। तनु ना जाने क्यों मन ही मन डर रही थी। राधा और कुंडाल सोने चले गए थे। तनु ने असीम को चादर तकिया देकर सोफे पर सोने को कहा, फिर वह भी सोने चली गई। अचानक तनु की नींद खुली तो देखा कि असीम उसके जिस्म से खेल रहा था। वह चीख पड़ी और जोर से चिल्लाई। असीम ने उसे चुप रहने को कहा और उससे जबरदस्ती करने लगा। तनु किसी कतार चिड़िया की तरह तड़पती ही रह गई और असीम एक कामयाब शिकारी जैसा लग रहा था। तनु चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम में और उसके बाद उसने राधा के बेडरूम का दरवाजा जोर से बजाया। राधा और कुंडाल तकरीबन अधनंगे से बाहर आए। वह उन्हें देखकर असहज हो गई और सब कुछ बताया। तुम जरा सी बात के लिए इतना चीख रही हो, राधा बोली। फिर उसने कुंडाल के कंधे पर सिर रखा और बोली, चलो अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। वह दोनों अपने बेडरूम में चले गए। तनु नीचे फर्श पर बैठी रो रही थी। वहाँ कोई ना था जिस पर वह भरोसा करती और जो उसे दिलासा देता। फिर वह अपने आप को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसने अपने माथे पर किसी का हाथ महसूस किया। देखा तो असीम था। उसने उसका हाथ झटक दिया और उसे बेतहाशा पीटने लगी। असीम उसकी मार सहता हुआ थोड़ी देर तक खड़ा रहा। तनु थका हार कर निढाल होकर बैठ गई। लो पानी पी लो। असीम पानी का गिलास लिए खड़ा था। तनु ने जोर से झटक कर गिलास फेंक दिया। लो पानी पी लो। असीम फिर से गिलास में पानी भरकर लाया था। तनु ने जलती आंखों से उसे देखा तो एक पल के लिए वह सहम गया। फिर उसने तनु के मुंह से गिलास लगा दिया। तनु ने पानी पीकर उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? असीम ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, क्या मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं करनी किसी फरेबी से शादी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। तनु हिम्मत करके उठी। शौक से जाओ, कहकर असीम ने फ्लैट का दरवाजा खोल दिया। तनु बिल्डिंग के बाहर आई। उसे देखकर दरबान चिल्लाया, मेम साहब अंदर जाइए। पुलिस को देखते ही गोली मार देने का आदेश आया। तब तनु को उससे पता चला कि शहर के हालात कितने खराब हो गए थे। वह थका हार कर वापस आ गई। तनु कुछ दिनों तक गुमसुम रही, लेकिन राधा के कहने पर वह असीम के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। तनु ने एक दिन पूछा तो पता चला कि राधा पेट से है और कुंडाल, जो कल तक दिन रात शादी की बात करता था, शादी से मुकर रहा था। जब राधा उससे शादी के लिए बार बार कहने लगी तो वह उसे मारने पीटने लगा। यह देखकर तनु दौड़ी और उसने कुंडाल को रोका। उसने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, पर वे अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। जब राधा कुंडाल पर ज्यादा दबाव डालने लगी तो वह शादी करने से एकदम मुकर गया और कभी शादी न करने की बात कहकर वहां से चला गया। तनु और राधा उसे रोकती रह गई। राधा किसी घायल पंछी की तरह तड़पती रह गई। तनु को उसकी यह हालत देखकर दया भी आई और गुस्सा भी। राधा की इस अनचाही खबर के कुछ दिन बाद ही तनु को भी यह एहसास हुआ कि वह भी पेड़ से है। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने असीम से यह खुशखबरी कही तो उसने लापरवाही से कहा, ठीक है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब हम जल्दी ही शादी कर लेते हैं। तनु ने खुशी से कहा, अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। वह पूरा होने में 1 साल लगेगा, उसके बाद देखा जाएगा। असीम बोला, फिर हमारा बच्चा? तनु ने पूछा। हमारा नहीं, तुम्हारा। वह तुम्हारा सिर दर्द है, मेरा नहीं। असीम बेसब्री से बोला। तो तनु उसके बदले रूप को देखती रह गई। तनु जब असीम से शादी करने के लिए बार बार कहने लगी तो एक दिन वह भाग गया। पता करने पर मालूम हुआ कि वह तो कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जा चुका है। साथ ही यह भी कि उसका
विदेश जाने का तो पहले से ही प्रोग्राम तय था, लेकिन उसने तनु को इस बारे में हवा तक नहीं लगने दी। तनु हाथ मलती रह गई। अब वह और राधा एक ही दुख की दुखियारी थी। राधा और तनु ने बारी बारी से बच्चा गिराने का फैसला लिया। डॉक्टर ने भी भरपूर फायदा उठाया और उनसे मोटी रकम ऐंठी। आज राधा की बच्चा गिराने की बारी थी और तनु उसकी देखभाल के लिए साथ आई थी। कल को उसे भी तो इसी दौर से गुजरना है। अचानक दरवाजे पर हुई हलचल ने तनु का ध्यान तोड़ा। नर्सिंग स्टाफ राधा को बेसुध हाल में बिस्तर पर लिटा गया। तनु खुद को राधा की जगह रखकर ठगी सी बैठी थी। उन्होंने जिस सुख को अपनी जिंदगी मान लिया था, वह मरीचिका की तरह सिर्फ छलावा साबित हुआ था।